हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मेरा नाम है डुआन झैंग और दुनिया मुझे वॉर गॉड डीजे के नाम से जानती है। आज मेरे पास में इतनी पावर है कि चाहो तो सरकार बना दूं, राह चलते हुए बंदे को उठा के टॉप का स्टार बना दूं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे पास में जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा है, वो है पैसा, रुतबा और पावर। लेकिन इसके साथ में एक और चीज बहुत ही ज्यादा है, जो कि है रिग्रेट्स। इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने लोगों के साथ में बुरा होने से नहीं रोक पाया। बचपन में मुझे मेरी मॉम ने सिखाया था कि अच्छा करने वालों के साथ में ना हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आप कुछ बुरा नहीं करते तो गॉड आपके साथ में कभी भी कुछ ही बुरा नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अपने उन्हीं मॉम के साथ में ना हर एक बुरी चीज होते हुए देखी है। जिस हस्बैंड के लिए उन्होंने सब कुछ किया, यहाँ तक कि सिटी की टॉप ब्यूटी होने के बावजूद भी कभी भी किसी की तरफ नहीं देखा, हमेशा मेरे डैड के साथ लॉयल रही। लेकिन फिर भी उस आदमी ने अपने शादी उम्र की लड़ाई के लिए मुझे, मेरी मॉम को, मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और कभी भी हम लोग की तरफ पलट के भी नहीं देखा कि हम लोग जिंदा भी है कि नहीं। उसके बावजूद भी मेरी मॉम ने कैसे भी करके हम लोग की लाइफ को फिर से ठीक कर दिया। फिर मुझे जिंदगी ने एक और सबक सिखाया, धोखे की नई खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है। मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड सेंगोन आलेन, जिसके ऊपर मेरी मॉम आंख बंद करके भरोसा किया करती थी, उसने मेरी मॉम की यह हालत कर दी कि मेरी मॉम मौत की दवाई तक पहुंच गई। मॉम के मरने के बाद में जो भी लोग हमारी हेल्प करने के लिए आगे आए ना, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन शायद से किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि मैं ऐसे ही मर जाऊं, क्योंकि मेरी किस्मत में वॉर गॉड डीजे बना लिखा था। 10 साल पहले पावर न होने की वजह से डुआन वुइंग ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन आज 10 साल बाद में वही डुआन वुइंग डीजे बन के लौटा है। वो डीजे इसके सामने कंट्री के बड़े बड़े प्रेसिडेंट आके घुटने टेकते हैं, पूरी की पूरी मिलिट्री मेरे नाम पे फ्लेक्स करती है। अब इस कंट्री में सभी का एक ही कहना है, अगर गॉड के बाद में कोई है तो वो है गॉड ऑफ वॉर। अगर एक बार के लिए गॉड तुम्हें मारने के लिए आए ना, तो वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौत देंगे। लेकिन अगर तुम्हें वॉर गॉड मारने के लिए आए ना, तो तुम्हें मौत भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज की डेट में कोई मेरे दुश्मनों की लिस्ट में नहीं आना चाहता, तो वो लोग खुद के बारे में सोचो जो कि मेरे दुश्मनों की लिस्ट में ऑलरेडी है, चाहे वो कंट्री की टॉप फैमिली हो या फिर मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड, यहाँ तक कि मुझे पैदा करने वाला मेरा बाप। डीजे के हाथों से अब कोई नहीं बचने वाला। कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चाइना हार रहा होता है। हायर अप्स बोल रहे होते हैं हम लोग को जल्दी करना होगा, क्योंकि सामने वाली आर्मी के पास में 10,000 लोग हैं और हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 100 लोग। अगर ऐसे चलता रहा ना तो हम वॉर हार जाएंगे। तभी वहाँ पे कोई सजेस्ट करता है कि मिसाइल का यूज करो और कोई बोलता है कि एयरफोर्स का यूज करो। वहीं कुछ लोग तो न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुँच गए होते हैं। लेकिन तभी एक आवाज आती है कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे वॉर गॉड डीजे ही काफी है। तभी उनमें से एक ऑफिसर बोल रहा होता है कि तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो। उनके पास में ब्रांडेड गन्स है, ब्रांडेड टैंक है और एक ब्रांडेड 10,000 की आर्मी है। कमांडर बोल रहे होते हैं, ब्रांड का वहम डीजे से बेहतर कोई नहीं तोड़ता, वो बैटलफील्ड के लिए निकल चुका है। देखना वो कैसे ब्रांडेड गन, ब्रांडेड टैंक्स और ब्रांडेड आर्मीज को अपने हाथों से तोड़ता है। तभी बैटलफील्ड के अंदर से सारे टैंक के फूटने की आवाज आती है। डीजे बोल रहा होता है, ये थे ब्रांडेड टैंक्स, फूटे ना। फिर डीजे आगे बढ़ते हुए सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। बेस कैम्प में अनाउंस हो रहा होता है कि तरह से सामने वाले आर्मी के लोग कम पड़ने लग गए। ऐसा लग रहा है कि बैटलफील्ड में कोई तूफान आया है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा। तभी डीजे बोल रहा होता है, ये थी तुम्हारी 10,000 की ब्रांडेड आर्मी, खत्म हो गई ना। मेरी इस आखिरी गोली के साथ ही तुम्हारा ये वहम कि एक बंदा 10,000 लोगों को नहीं मार सकता खत्म हुआ ना। मेरे इस बात को हमेशा याद रखना, ब्रांड का थप्पा कभी भी आदमी के कपड़े या फिर उसके वेपन्स के ऊपर नहीं होता। अगर रखना ही है तो एक ब्रांडेड कैरेक्टर रखो, जो कि तुम्हें कभी भी जिंदगी में कहीं नहीं झुकने देगा। सारे ऑफिसर्स चीयर करते हुए बोल रहे होते, आज तक सिर्फ हम लोगों ने वॉर गॉड के बारे में सुना ही था, आज इनको देख भी लिया। आज इस बैटलफील्ड में इन्होंने वो करके दिखाया है ना, जो कि आज तक की हिस्ट्री में कोई भी हासिल नहीं कर पाया था। गॉड ऑफ वॉर के सामने अब कोई भी दुश्मन खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तभी एक दूसरा बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या इनका कोई दुश्मन होगा भी क्या कोई इतने पावरफुल बंदे को सता सकता है क्या? डीजे सोच रहा होता है, इन लोगों को लग रहा है कि कोई मेरे को नहीं सता सकता, लेकिन इनको नहीं पता कि मेरी ये पूरी जिंदगी हिना तकलीफों से भरी हुई है। बचपन में ही मेरे डैड ने मेरी मॉम और हम दोनों भाई बहनों को घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि जंगली जानवरों से भी हमारे ऊपर अटैक करवाए। मैं उस वक्त बहुत ही छोटा था, इसी वजह से मैं उस टाइम तो कुछ भी नहीं कर पाया। और बाद में इन लोगों ने मेरी मॉम के साथ में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनको अपनी जान लेनी पड़ गई। इन कमीनों को तो मुझे और मेरी बहन को भी मारना था, लेकिन उस टाइम पे एक मिस्टर इंसान ने आके ना हम लोगों की जान बचा ली और मुझे बचाने के बदले में उसने मेरे 10 साल की लाइफ को मिलिट्री ट्रेनिंग में झोंक दिया, जिसकी वजह से आज मैं वॉर ऑफ गॉड बन चुका हूँ। फिर हमारा डीजे अपने मॉम के ग्रेवयार्ड के पास में आ गया होता है। डीजे बोल रहा होता है, मॉम पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे हर उस एक बंदे का चेहरा याद है जिसने कि हम लोग को बुली किया था और आखिर में आपकी जान भी ले ली। अब उन लोगों को अपने गुनाहों के लिए पे बैक करना ही पड़ेगा।
डीजे अपने मॉम के ग्रेवार्ड से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, लड़के कहते हैं आंखें खराब है क्या तूने बाहर बोर्ड ने देखा था कि इस ग्रेवयार्ड में आना मना है। इस ग्रेवयार्ड के अंदर एक कुतिया दफन है जिसके सामने हम रिस्पेक्ट शो नहीं कर सकते, और तू अभी उसी कुतिया के ग्रेवयार्ड के सामने खड़ा है। तुझे पता है इस कुतिया को मरे हुए ना पूरे 10 साल हो चुके हैं। इसी वजह से मिस शेंगुआ नाले ने ऑर्डर किया है कि हम इसकी कब्र को तोड़ दे, इससे पहले कि हमारा दिमाग खराब हो जाए और हम तुझे भी तोड़ना स्टार्ट करें, तो यहाँ से निकल जा। डीजे बोल रहा होता है शेंगुआ नालेन, या फिर यूँ कहूँ कि मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड। डैड के घर से निकाले जाने के बाद में मॉम हम लोग को लेके हाइडोंग आ गई थी, जहाँ पे उनका खुद का एक घर था। और अगर सच कहूँ ना तो यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों की लाइफ काफी अच्छी हो गई थी। तभी सिटी के सबसे रिचेस्ट यंग मास्टर ने मेरी मॉम को प्रपोज कर दिया, लेकिन डैड के धोखे को याद रखते हुए मॉम ने उसको मना कर दिया, और वहीं से मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड शेंगुआ नालेन उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। शेंगुआ को पता था कि यंग मास्टर चैन मॉम से काफी ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि मेरी मॉम ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और अगर ये यंग मास्टर चैन का बदला मेरी मॉम से ले लेगी तो वो इसे शादी कर लेगा। इसी वजह से इसने धोखे से मेरी मॉम का साइन लेके उनके घर को अपने नाम पे करवा लिया, और इसने और यंग मास्टर चैन ने मिलकर ये दिखाया कि मेरी मॉम ने बहुत ही बड़ा फ्रॉड करा है, और मेरी मॉम को इसे तक परेशान कर दिया कि उनको अपनी जान लेनी पड़ गई। और आज मेरी मॉम की 10वीं डेथ एनिवर्सरी में इसने अपने लोगों को भेजा था कि वो मेरी मॉम का कब्र तोड़ दे। यहाँ तक कि इसने ग्रेवयार्ड के बाहर ये तक लिखवा रखा है कि अंदर एक कुत्ते इसका कोई भी रिस्पेक्ट शो नहीं कर सकता। शेंगुआ नालेन, यंग मास्टर चैन, तुम दोनों ने ना क्रुएल्टी की लिमिट को क्रॉस कर दिया। अब मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम लोगों के पास में तुम लोगों का सारा क्या तुम लोग को वापस देने के लिए। तभी वो गुंडे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते, लड़के हम लोग का मूड खराब मत कर, इससे पहले कि हमारे सटक जाए यहाँ से निकल जा। पर्पल हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है, आज हमारे यंग मास्टर का बर्थडे और एंगेजमेंट दोनों है, कहाँ हम आराम से खाना खा रहे होते और पार्टी कर रहे होते, लेकिन हमें इस कुत्ते की कब्र को तोड़ने के लिए आना पड़ा, और तेरी वजह से हमारा खासा ही टाइम वेस्ट हो चुका है। फटाफट से बदर डू के पाँव के नीचे से रेंगता हुआ निकल, अगर तू ये काम करेगा ना तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। ये बोलते हुए डीजे की मॉम की टॉम पे थूक भी देता है। हंसते हुए बदर डू बोल रहा होता है, हमारा जुआंग ना बिल्कुल सही जगह पे थूका है, ये कुतिया मरने के बावजूद बिना हमारी दिक्कतें क्रिएट करती रही है। अगर आज ये नहीं होती तो हम मजे से पार्टी कर रहे होते, और लड़के तो हमारा मुंह क्या देख रहा है, चल फटाफट से हमारे पाँव के नीचे निकल। जुआंग बोल रहा होता है, क्या हुआ, एक बार में सुनाई देता क्या, चल कोई बात नहीं, देता तो होगा ही ना, जैसे मैं बैठा हूँ ना वैसे अपने घुटनों पे आ और इनके पाँव के बीच से निकल, अगर तू ऐसा नहीं करेगा ना तो इस ग्रेव के सामने तेरे को भी तोड़ देंगे। तभी डीजे जुआंग को एक हाथ में उठाते हुए जमीन पटक देता है। डीजे बोल रहा होता है, फटाफट से उठ और इस टॉम को ना चाट के साफ कर। पीछे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं, जुआंग कम से कम 80 किलो का आदमी है, इस कमीने ने उसे एक ही हाथ में कैसे उठा लिया। वही जुआंग बोल रहा होता है, बदस मेरी हेल्प करो, लेकिन तभी डीजे अटैक करते हुए उसका एक पाँव और तोड़ देता है। डीजे बोलता है, मैंने कहा ना चाट के इसको साफ कर, अगर मुझे अपनी बातों को फिर से रिपीट करना पड़ा ना तो ये कंडीशन मैं सभी की कर दूंगा। तभी वो जुआंग होता है वो टॉम को साफ कर देता है। उसके अगले ही पल वहाँ पे कुछ कंटेनर्स को उठाए हुए हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, इतने सारे हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वही डीजे बोल रहा होता है, इन सभी को नीचे गिरा दो। फिर बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर से निकलते हुए आकर डीजे के सामने झुक जाते हैं। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं, वॉर गॉड हम आपको ग्रीट करते हैं। डीजे बोलता है, अपने काम को स्टार्ट करो। जैसे ही वो सारे बंदे कंटेनर्स खोलते तो उसके अंदर काफी सारा गोल्ड होता है। वो बंदे बोल रहे होते हैं, हमें इस ग्रे को रिबिल्ड करना है, वो भी गोल्ड का यूज करते हुए। शॉक्ड होते बदर डू बोल रहा होता है कि क्या मजा चल रहा है, आखिर ये बंदा है कौन जो कि इस कुत्ते को रिस्पेक्ट शो करने के लिए सारा गोल्ड लेके आया है। अगर हम इसे कीमत निकाले ना तो ये कम से कम कुछ बिलियन डॉलर का गोल्ड होगा। तभी वहाँ पे गोल्ड की टॉम तैयार हो गई होती है। डीजे बोल रहा होता है, मॉम आपने ना मुझे एक वक्त पे बोला था कि अगर मैं किसी भी दिन तक केबल हुआ ना तो मैं आपके टॉम को गोल्ड से बनवाऊं। हालांकि आपने तो ये मजाक किया था, पर आपके बेटे ने ना आपके उस मजाक को आज सच कर दिया है। मैं आज कसम खाता हूँ कि 1 महीने के अंदर शेंगुआ नालेन से जुड़े हुए सारे बंदों को ना मार डालूंगा। उसके खानदान में ना मुझे रिवेंज लेने के लिए भी कोई भी नहीं बचेगा। वही वो सारे गुंडे बोल रहे होते हैं, आखिर ये बंदा कौन है, और ये तो हमारी ही मैडम का नाम ले रहा है। पीछे मुड़ते हुए डीजे बोल रहा होता है, हाँ मेरा काम हो चुका है। अब बता तुम लोग कुछ कह रहे थे ना। तभी जो बदर डू और बाकी सारे लोग होते अपने घुटनों पे आ जाते हैं। वो सभी लोग बोल रहे होते, हम तो चैन फैमिली के एल्डर मुगान के ऑर्डर पे यहाँ पे आए थे, ये पूरा का पूरा हमारे अंडर में आता है, इसी वजह से हम इसके ऊपर सर्वेलेंस रखते हैं। डीजे सोच रहा होता है, लगता है मेरी मॉम को मारने के बाद में ना चैंग फैमिली के यंग मास्टर ने सेंगोन शादी कर ली थी। मतलब सब कुछ कुत्ते के प्लान के हिसाब से ही रहा, और अब देख के लग रहा है कि उसका अच्छा खासा कंट्रोल चैन फैमिली के ऊपर हो चुका है। उसके कहने पे वो लोग यहाँ पे मेरी मॉम का ग्रेव तोड़ने के लिए आए थे। ब्रदर डू सोच रहा होता है, मुझे लगता है ना कि अब ये बंदा हमारे साथ में कुछ भी कर पाएगा, क्योंकि चैन फैमिली को छोटा नाम नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा नाम है। लेकिन तभी डीजे उसके सारे बंदों को खत्म कर देता है। सर पटकते हुए ब्रदर डू बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो,
मैं जिंदगी में ना कभी भी सेरा के आसपास भी नहीं भटकूंगा। डीजे बोल रहा होता है तुम्हें पता है इस वॉर गॉड ने अपने एक बार कदम आगे बढ़ा लिए ना, तो फिर भले ही वो 10,000 की आर्मी हो या एक बंदा, डीजे अपने पाँव कहीं पीछे नहीं लेता। ब्रदर डू बोल रहे होते हैं क्या वॉर गॉड डीजे, कहिए वही वॉर गॉड तो जिसने कि हमारे 10,000 की आर्मी को खत्म कर दिया। तभी डीजे से खत्म करते हुए बोल रहा होता तूने पता लगाने में ना बहुत ही देर कर दी। तभी डीजे अपने मॉम के टॉम के पत्थर को उठा के अपने जनरल को दे देता है। डीजे बोल रहा होता है आज हमारे लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, शेंगुआ नालन के बेटे का बर्थडे है और हमें पार्टी का चीफ गेस्ट बनना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हाइडोंग के फेमस स्काई पैलेस का सीन दिखाया जाता है। पैलेस के सामने उतरते हुए डीजे सोच रहा होता है जो मेरे मॉम का घर था ना वो इसी जमीन पे हुआ करता था, आज यहाँ पे इन कम्युनियों ने अपना होटल बनवा दिया है। जनरल टैंग बोल रहे होते हैं मास्टर अगर यहाँ पे शेंगवान की फैमिली को खत्म करना है तो वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ ना, इन चींटियों को मारना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, आखिर आप इसके बीच में क्यों आ रहे हो। डीजे बोल रहा होता है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम के ग्रेवयार्ड को प्रोटेक्ट करो, तुम्हें पता है मैंने आज तक कितने लोगों को मारा होगा, लेकिन उन सभी को मारते हुए ना मुझे आज तक कभी भी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई जितना कि मुझे इन लोगों के मारने के ख्याल भर से हो रही है। फिर डीजे पार्टी के अंदर एंटर कर जाता है। सारी लड़कियां बोल रही होती हैं कि ये बंदा कौन था, इसका और कितना कमाल का था ना, जितना ये हैंडसम है ना उतनी ही कमाल की इसकी बॉडी भी है। वही साइड में खड़ी लड़कियां बोल रही होती है सच में इससे हैंडसम बंदा ना हम लोगों ने आज तक हाइडोंग में कभी नहीं देखा, लगता है कि किसी बहुत ही अमीर फैमिली का यंग मास्टर होगा। तभी डीजे को नोटिस करते हुए उसके पास में सिक्योरिटी टीम का लीडर आता है। सिक्योरिटी लीडर बोल रहा होता है एक्सक्यूज मी सर आप अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए, आज यहाँ पे बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है, इसी वजह से बिना इनविटेशन के ना कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन जो हमारा डीजे होता है उसको इग्नोर कर रहा होता है। कैप्टन बोल रहा होता है सर क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप अपना इन्विटेशन दिखाइए और आखिर अपने साथ में ये पत्थर लेके क्यों आए हो। तभी डीजे उसका हाथ रोकते हुए बोल रहा होता है इस चीज को ना तुम हाथ लगा सकते, जाके उस शेंगो नालन को बुला के लेके आओ। कैप्टन बोल रहा होता है लड़के तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल्ड बन रहे हो, पूरे हाइडोंग में ना किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मैट्रिया को उनके नाम से बुला सके, और आखिर तुमने मेरे ये हाथ क्यों पकड़ रखा है, तुम इसे छोड़ दो। कैप्टन सोच रहा होता है आखिर इस बंदे के पास में कैसी स्ट्रेंथ है, इसने मेरे हाथ को सिर्फ और सिर्फ चौष्टी से पकड़ रखा है और मैं इसको हिला तक नहीं पा रहा। जैसे ही डीजे कैप्टन को छोड़ दे जाके पीछे गिर जाता है। वही ऊपर से ये सब कुछ चैन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर चैन हंटिंग देख रहा होता है। हैटिंग बोल रहा होता है एल्डर मोगान ये लड़का कुछ ज्यादा ही सॉल्व नहीं कर रहा, क्या लगता है कि कितना पावरफुल होगा। मोगान बोल रहा होता है मेरे एक पंच के साथ में ही ना ये पक्का से बेहोश जाएगा। हेटिंग बोल रहा होता है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ना मेरी मॉम के काफी सारे दुश्मन है, आए दिन कोई ना कोई उनसे रिवेंज लेने के लिए आता ही रहता है, पर किसी में भी इतनी पावर नहीं है ना कि वो उन तक पहुंच पाया हो। आज यहाँ पे एक और बंदा आया है, इसको बिना पे मार खाते हुए देख के बहुत ही मजा आएगा। कैप्टन अपने बंदों के ऊपर चलाते हुए बोल रहा होता है कि तुम सभी मुझे मार खाते हुए क्यों देख रहे हो, चलो फटाफट से इस बंदे को मारने में मेरी हेल्प करो। तभी वहाँ पे पैलेस की मैनेजर जुआनवी आ जाती है। जुआनवी बोल रही होती है मिस्टर मेरा नाम जुआनवी है और मैं इस पैलेस की मैनेजर हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आप यहाँ पे दिक्कतें क्यों क्रिएट कर रहे हो। तभी डीजे को देखते हुए मैनेजर सोच रही होती है सच में ये बंदा ना बहुत ही हैंडसम है। फिर वो डीजे को बोलती है तुम ना मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो, मुझे तुम्हारे साथ में कुछ बात करनी है। डीजे सोच रहा होता है लड़की तो बहुत ही ठरकी निकली, ये यहाँ पे पब्लिकली मुझे अपने ऑफिस में आने के लिए बोल रही है, लेकिन मुझे अभी इन सारे काम में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जुआनवी को साइड में फेंकते हुए डीजे बोल रहा होता है तुम्हारा नाम शेंगो नालन नहीं है ना, तो फिर आखिर तुम यहाँ पे आई किस काम के लिए हो। मैनेजर बोल रहे होते है कमीने कहीं के तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल्ड बन रहे हो। तभी वहाँ पे पैलेस का शेयर होल्डर झाउमा रहता है। झाउमा बोल रहा होता है 20 से भी ज्यादा गार्ड्स यहाँ पे खड़े होंगे, फिर भी तुम लोग के सामने इतनी खूबसूरत लड़की को थप्पड़ पड़ गया। फिर वो कैप्टन को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है आखिर मैं तुम लोगों को पे किस काम के लिए कर रहा हूँ, क्या मैंने यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को पे किया था। जुआनवी तुम ठीक तो हो ना। जुआनवी रोते हुए बोल रही होते ये मेरे को बुली कर रहा है, यंग मास्टर जाओ प्लीज मेरी हेल्प करिए। वही ठरकी जाओ बोल रहा होता है कमीने कहीं के आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की के ऊपर हाथ उठाने की, लगता है कि अपनी जिंदगी से ना तू काफी थक चुका है, फटाफट से अपने घुटनों पे आते हुए जुआनवी से माफी मांग ले, वरना फिर तेरे साथ में क्या होगा तू सोच भी नहीं सकता। वही डीजे उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए पास में खोया होता है। डीजे को याद आ रहा होता है कि कैसे वो अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ में इस घर में रहा करता था। शेंगो नालन के धोखे से पहले इन लोगों की जिंदगी ना काफी अच्छी हो गई थी। वही चिढ़ते हुए झाओ बोल रहा होता है बहरे कहीं के क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, क्या लगता है कि तू यहाँ पे मुझे इग्नोर करके ना कूल बनने का ट्राई कर रहा है। कैप्टन वांग आंखें वेट की चीजें कर रहे हो, फटाफट से इस कमीने को जाहिर दिखाओ कि इसने यहाँ पे किसको प्रोवोक करा है, और हाँ अगर आपने इसको जान से भी मार देना तो भी कोई बात नहीं, मैं इसको संभालूंगा। कैप्टन वांग बोल रहे होते हैं बहुत आगे बढ़ो, दिखा दो कि आखिर हमारे पास में कितनी पावर है। सारे बंदे बोल रहे होते हम यहाँ पे आए तो पार्टी को अटेंड करने के लिए थे, लेकिन हमें यहाँ पे बॉक्सिंग देखने को मिलेगा। वही वाइन पीते हुए डीजे सोच रहा होता है मेरे को ना आम लोगों को नहीं मारना,
लेकिन लगता है कि शेंगुआ नाले ने ना अपनी तरह लोगों को पाल रखा है। कैप्टन वांग बोल रहे होते हैं, लड़के तुम ना यहाँ पे मरने वाले हो, फिर भी तुम अपने आखिरी पलों के अंदर यहाँ पे कितना कूल एक्ट कर रहे हो ना। तुम्हें पता है मैंने पहले तुम्हारे से दर्जनों बंदों को पीट रखा होगा, लेकिन यहाँ पे काम करने की वजह से ना मैं काफी अच्छा इंसान बन गया था। अब मैं तुम्हें अपना रियल डेविल दिखाने वाला हूँ। वैसे भी जब तक मुझे चैन फैमिली सपोर्ट कर रही है ना, पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। झाओमा बोल रहा होता है, जुआन वही चलो हम तुम्हारे ऑफिस में चलते हैं। जो तुम इस लड़के को दिखाने वाले थे ना, वो मेरे को दिखा देना। वैसे भी यहाँ पे काफी सारा खून खराबा होने वाला है, तो तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आने वाला। वहीं डीए सोच रहा होता है, ये लोग ना मेरे को शांति से बैठने तक नहीं दे रहे। उसके सिर्फ सिंगल अटैक से वो सारे बंदे 2 मिनट के अंदर काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं। सारी लड़कियां सोच रही होती है, बंदा इतना हैंडसम है ना, उतना ही पावरफुल भी है। आखिर इतना कमाल का बंदा हाइडोंग में कैसे हो सकता है। चैन हेटिंग बोल रहा होता है, एल्डरमो ये लड़का ना आपको ज्यादा ही बन रहा है। अगर आपकी और इसकी फाइट होती है तो आखिर वो फाइट कितनी लंबी चलेगी। मोगान बोल रहा होता है, ये लड़का ना बहुत ही दमदार है, ये कम से कम ये 3 अटैक को तो संभाल ही लेगा, पर उसके आगे ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। हेटिंग बोल रहा होता है, लेकिन अभी ना वक्त नहीं है कि आप नीचे जाके फाइट करो। ये लड़का ना अपनी हरकतों से अपनी कब्र खोद रहा है, जल्दी ही फैमिली में से कोई ना कोई इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। वही झाओमा जुआवी से बोल रहा होता है, देखो मैंने कहा था ना कि हमें चलना चाहिए। पीछे से कितने शोर शराबे की आवाज आ रही है ना। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उसके सारे बॉडीगार्ड अपने घुटनों पे आ गए होते हैं। डीजे बोल रहा होता है, मोटे मेरे पास आ, ये जो पूरा का पूरा होटल ये चैन फैमिली के नाम पे है ना, और आज तुम्हारे सेकेंड रैंक मास्टर का बर्थडे और एंगेजमेंट दोनों है। झाओमा बोल रहा होता है, मैं तो बस इतना सोच रहा हूँ कि तुम्हें पता है कि ये चैन फैमिली की प्रॉपर्टी है, फिर भी आगे तुम अटैक करने के बारे में सोच कैसे पा रहे हो। शुक्र मनाओ कि लेडी नालन यहाँ पे नहीं है, अगर वो यहाँ पे होती ना तो तुम कभी खत्म हो गए होते। तुम यहाँ पे सरेंडर नहीं करे ना तो कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो यही बैठे रहना। झाओमा सोच रहा होता है, मुझे कैसे भी करके बोल बाल के ना से निकलना है, क्योंकि अगर मैं इस बंदे के हाथों में पड़ गया तो ये मेरे को पीस डालेगा। तभी डीजे झाओमा की तरफ ना पता फेंक देता है। आगे बढ़ते हुए डीजे बोल रहा होता है, उन सारे बॉडीगार्ड्स को भेजने वाले तुम थे ना, तुमने तो ये तक कहा था कि अगर उन लोगों ने मेरे को मार भी डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब तुम मेरे को मारने की इंटेंशन रखते हो। अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, दम है तो हाथ लगाओ ना। अगर तुम्हें मेरे को मारने का मन ही कर रहा है तो अपने हाथों से मारो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। अगर तुम एक रियल मैन हो ना तो मेरे को हाथ लगा के दिखा दो। लेकिन जैसे डीजे से करीब जाता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है। झाओमा बोल रहा होता है, इस बंदे का प्रचंड बहुत ही खतरनाक है, सिर्फ इसे करीब आने की वजह से अपने घुटनों पे आ गया। लड़के देखो, मुझे मारने के लिए गलती मत करना, वरना फिर चैन फैमिली वाले ना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डीजे बोल रहा होता है कि तुम पे बार बार चैन फैमिली का नाम क्यों लेते हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा क्या। मारेगी तो चैन फैमिली, बचाएगी तो चैन फैमिली, क्या तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है क्या। झाओमा बोल रहा होता है, यंग मास्टर प्लीज मेरे को बचा लीजिए। तभी वहाँ पे हेटिंग आते हुए बोल रहा होता है, वहीं पे रुक जाओ। जुआन वही बोल रही होती है, मास्टर चैन फाइनली आप पे आ गए। आपको पता जब से ये बंदा यहाँ पे आया है ना, तब से दिक्कतें खड़ी किए जा रहा है। इसने मुझे भी धक्का दिया था, इसको मत छोड़िएगा। आप देख सकते हैं ना कि मास्टर जावी से कदमों के नीचे है। झाओमा बोल रहा होते है, कीड़े कहीं के, अब देखिए अपने साथ में क्या होता है। फटाफट से मुझे अपने प्रेशर से रिलीज कर अपने घुटनों पे आ जा, तब मैं तेरे को माफ करने के बारे में सोच सकता हूँ। तभी डीजे को खत्म करते हुए बोल रहा होता है, तुम ऐसे लोग ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, हर टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को लोगों का नाम यूज करना आता है। तभी हेटिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए डीजे बोल रहा होता है, तुम मुझे रोकने के लिए बोल रहे थे, तुम मुझे बताओगे कि तुम हो कौन जो कि मुझे ऑर्डर कर रहे हो। हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, तुम्हें समझाना पड़ेगा। वही डीजे को सिर्फ और सिर्फ पास आते हुए देख के हेटिंग काफी घबरा गया होता है। मोगान बोल रहा होता है, यंग मास्टर खुद को संभालिए, यहाँ पे अगर सारे बंदे आपको ऐसे कांपते हुए देखेंगे ना तो हमारे चैन फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। वही बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं, चैन फैमिली के यंग मास्टर तो बहुत ही फटू निकले। इस बंदे ने घूर के क्या देखा, उनकी तो पूरी ऊपर से नीचे तक फट गई। अगर उनकी पैंट को चेक किया जाए ना तो शायद उन्होंने डर के हमारे पैंट को भी गीला कर दिया होगा। आज तक मैंने हेटिंग को सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस दिखाते हुए और लोगों को बुली करते हुए देखा है, आज पहली बार देख रहा हूँ कि उसकी आंखों में डर है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पे आया है। इसकी प्रेजेंस इतनी खतरनाक है ना कि इसके सामने सभी झुक गए हैं। मैंने कभी भी हाइडोंग के अंदर ना ऐसे किसी बंदे के बारे में सुना ही नहीं था। मोगान बोलता है, यंग मास्टर आराम से बैठिए, इस लड़ाई को ना मैं संभालूंगा। मैं पहले बहुत था कि मैं तीर अटैक को संभालने के काबिल है, पर मैंने बिल्कुल ही गलत बोला था। ये बंदा ना मेरे से अच्छा खासा फाइट कर सकता है। सारे बंदे बोल रहे होते, एल्डर मोगान इस बंदे की तारीफ कर रहे हैं। एल्डर मोगान के साथ में एक राउंड में फाइट कराना बहुत ही बड़ी बात हो गई। मोगान बोल रहा होता है, लड़के कैसा रहेगा कि तुम मेरे से एक राउंड फाइट करो, और अगर तुम इस राउंड में नहीं मरे ना तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। सारे बंदे बोल रहे होते, इस बंदे को तो बहुत ही कमाल का मौका मिल गया, इसको ना एल्डर को इतना मौका देने के लिए शुक्रिया बोलना चाहिए। डीजे बोल रहा होता है, तो फिर तुम हो एल्डर मोगान,
तुम्ही ने वानफेंग सेमेट्री को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था ना, और वहाँ पे टॉम को खराब कराया था वो तुम्ही ने कराया था ना। वैसे क्या तुम अपने लोगों को काम करने के लिए भेजते हो तो उनसे पूछते नहीं हो कि काम हुआ कि नहीं। कभी कभी उन लोगों से पूछ भी लिया करो कि वो काम से लौटे कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन लोगों को लौटने का मौका ही ना मिला हो। मोगान बोल रहे होते फटाफट से डूफे को कॉल करो, उससे पूछो कि काम हुआ कि नहीं। मोगान सोच रहा होता है वानफेंग सेमेट्री, ये तो मिस शैंगोन आइलैंड की बेस्ट फ्रेंड की सेमेट्री है ना, जिसके ऊपर पिछले 10 साल से हम लोग कुछ न कुछ खराब कराते हुए आ रहे हैं। वैसे अगर ये बंदा उस सेमेट्री का जिक्र कर रहा है ना, तो मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि आखिर ये क्या लेके आया है और आखिर ये हम सभी के ऊपर अटैक कर क्यों रहा है। डीजे बोल रहा होता है देखो कॉल करने का ना कोई फायदा नहीं है, वो सभी के सभी मेरे हाथों मारे गए और थोड़ी ही देर में ना तुम लोग भी मारे जाओगे। मोगान बोल रहा होता है तुमने हमारी फैमिली से ना काफी सारे लोगों को मार डाला, लड़के मेरे को जानना है कि आखिर तुम कौन हो। डीजे बोल रहा होता है मैं तुम्हें बता देता कि आखिर मैं कौन हूँ, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम मेरा नाम जानना डिजर्व नहीं करते। अगर मेरा नाम जानना है ना तो जाके पहले अपने मालिक को बुला के लेके आओ, तुम ऐसे कुत्तों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाता। गुस्सा करते हुए एल्डर मोगान बोल रहे होते हैं तुम्हारे पास में ना जीने का आखिरी मौका था, लेकिन तुमने उसको खुद अपने हाथों से खत्म किया है। तुम मुझे कुत्ता बोल रहे हो ना, अब देखो ये कुत्ता ना तुम्हें कहे तुम्हारी औकात दिखाता है। डीजे बोल रहा होता है जल्दी आओ ताकि मैं तुम्हारी इस बेकार सी लाइफ से ना तुम्हें आजाद कर दूं। वैसे भी मैं कब से तुम्हारी बकवास सुना था कि तुम मुझे एक मुंह में हरा दोगे, एक राउंड में हरा दोगे। तभी जो एल्डर मोगान होते वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। सारे बंदे खुश होते हुए बोल रहे होते एल्डर मोगान ना एक्शन में आ चुके हैं, अब हमें बहुत ही कमाल की फाइट देखने को मिलेगी। ये बंदा एक भी अटैक संभाले ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तभी डीजे अपनी पावर का यूज करते हुए पत्थर से मोगान को मार देता है, जिसकी वजह से एल्डर मोगान के मुंह से खून तक निकल गया होता है। एल्डर मोगान सोच रहे होते लगता है कि गलत इंसान से पंगा ले लिया, लड़के तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। डीजे को याद आ रहा होता है कि जहाँ पे वो बैठा हुआ है ना, वहाँ पे पहले एक पोमेग्रेनेट का पेड़ हुआ करता था। डीजे बोलता है यहाँ पे जो पेड़ था ना उसका क्या हुआ, मुझे उसी पेड़ के पोमेग्रेनेट खाने हैं। एल्डर मोगान बोल रहे होते कमीने कहीं के, मैं यहाँ पे ना तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर, उसके बाद में कुछ खाने पीने की बात करना। मैं ये बात मानता हूँ कि तू बहुत ही पावरफुल इंसान है और शायद से मैं तुझे ना हरा पाऊँ, लेकिन भूल मत कि ये चैन फैमिली की टेरिटरी है। हमारे जो चैन फैमिली के पैट्रियार्क है ना, उनका नाम है चैन बदाओ और वो पूरे हाइडोंग के लिए नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट है। इससे पहले कि वो यहाँ पे आ जाए ना, तू यहाँ से निकल जा। डीजे सोच रहा होता है चैन बदाओ यही वो इंसान इसकी वजह से ना सब कुछ खराब होना स्टार्ट हुआ था। उस कुतिया शेंगुआ नाले ने ना इसी बंदे को पाने के लिए मेरी मॉम को धोखा दिया और इसने भी मॉम के साथ में बुरा करने में ना उसका कम साथ नहीं दिया। बचपन में मेरे को लगा था कि ये चैन बदाओ ना बहुत अच्छा इंसान है और ये सच में मॉम को बहुत ही पसंद करता है, लेकिन एंड में जाके पता चला कि ये भी बाकी सारे कमीनों की तरह ही था। मोगान बोल रहा होता है लड़के तेरे पास ना अभी मौका, सुधर जा, मुझे पता कि तू यहाँ पे क्यों आया है, वरना मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वहीं डीजे मोगान को मारते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें पोमेग्रेनेट लाने के लिए बोला था ना, लगता है कि तुम्हें यहाँ पे ना सुना नहीं देता। लेकिन डीजे के सिर्फ हल्का धक्का देने की वजह से मोगान जाके दूर गिरता है। वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग क्या करे, आखिर एक सिंगल बंदे के पास में इतनी पावर कैसे हो सकती है। जुआनवे बोल रही होती है एल्डर मोगान सिटी के टॉप पावरफुल बंदों में से एक है और अभी ये हमारे सामने जमीन में पड़े हुए है। डीजे बोल रहा होता है सेकेंड यंग मास्टर चैन हटिंग, जो क्वेश्चन मैंने इस बुढ़े से कहा था ना वही मैं तुमसे करता हूँ, क्या यहाँ पे पोमेग्रेनेट है, मुझे वो खाने का बहुत ही मन कर रहा है, इसी वजह से मुझे वो अभी के अभी चाहिए। कांपते हुए हेटिंग बोल रहा होता है सर आप 2 सेकंड रुको, मैं उसको मंगवा देता हूँ। डीजे बोलते ये काम ना जल्दी हो जाना चाहिए, वरना हो सकता है कि तुम्हारे तकलीफ खड़ी हो जाए। वही सीन चेंज होता है, हमें होटल के 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं सिटी के 2 सबसे पावरफुल फैमिली वैन और चैन फैमिली के बीच में ना एंगेजमेंट होने वाली है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सिटी का आज तक का सबसे बड़ा इवेंट है। शेंगुआ नालेन की बहन शेंगुआ सिसु बोल रही होती है तो बहुत ही गलत बात है कि एल्डर सिस्टर बदल लो ना यहाँ पे नहीं है। फैमिली के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ना वो लोग कंट्री के बाहर गए हुए हैं, वरना वो लोग भी पक्का से एंगेजमेंट को अटेंड करते। लेकिन मिस्टर वैन अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपने नेफ्यू चैन हटिंग के एंगेजमेंट में ना कोई भी कमी नहीं रखने वाली। वैन के इंसान बोल रहे होते मिस सुसु आप तो बहुत ही हम्बल हो रही हो, भले ही मिस नाले ने अटेंड नहीं किया तो क्या हुआ, आपने एंगेजमेंट को अटेंड किया, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और ऊपर से आप लोगों की फैमिली का हिस्सा बन पाना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। भले ही आप लोग ये बोलो कि चैन फैमिली और वैन फैमिली ना सबसे बड़ी फैमिलीज है, लेकिन सभी को पता है कि चैन फैमिली और वैन फैमिली में ना कितना बड़ा अंतर है। जूटिंग तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि तुम चैन हटिंग की ना वाई बन पा रही हो। वैन के इंसान सोच रहे होते हमारी फैमिली के ऊपर ना काफी सारी दिक्कतें आ रखी है और अभी हमें किसी बहुत ही पावरफुल इंसान का सपोर्ट चाहिए। और अगर हाइडोंग में पावर की बात आती है तो सबसे पहले एक ही नाम सामने आता है जो कि है चैन बदाओ। मुझे पता है कि मेरी बच्ची को ना सेकंड यंग मास्टर बिल्कुल भी नहीं पसंद और अगर सर्च करो तो वो लड़का मुझे भी पसंद नहीं।
क्योंकि वो बहुत ही घमंडी है। लेकिन हम लोगों ने ना गलती से किसी ऐसे बंदे को गुस्सा दिला दिया जिसको हमें ऑफेंड नहीं करना चाहिए था, और अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी जान पे भी बात आ सकती है। वैन जूटिंग सोच रही होती है, मुझे पता है डैड, आपने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे। अगर फैमिली के सर्वाइवल या फिर मेरी फ्रीडम की बात आती है ना, तो मैं हमेशा फैमिली के सर्वाइवल को ही चूज करूंगी। मुझे बुरा बस इस बात का लग रहा है कि मैं जिस इंसान को पसंद करती थी ना, उसको लाइफ में दूसरी बार कभी देख तक नहीं पाई। अगर मैं उसको लाइफ में एक बार देख भी लेती तो मुझे कोई भी गिल्ट नहीं रहता। तभी वहाँ पे गार्ड आते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट सुसु, नीचे ना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। एक बहुत ही खतरनाक बंदा है जिसने कि झाओ माओ को ऑन द स्पॉट ही मार डाला। एल्डर मोगेन भी ना उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए, और अब जो सेकेंड रैंक मास्टर है ना, ये उनको भी थ्रेट कर रहा है। सुसु बोल रही होती है, हाइडोंग में किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे होटल में आके हमारे लोगों को मार रहा है। लगता है कि वो बंधन अपनी जिंदगी से बहुत ही थक चुका है। वैन बोल रहे होते, प्रेसिडेंट सुसु, आपको ना जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उस बंदे को ना मैं ही संभाल लूंगा। मैं यहाँ पे बैठ के कोरियोग्राफी लिखने वाला हूँ, जिसको देख के ना पक्का से डर के भाग जाएगा। उसको ना देख के पता जाएगा कि आखिर इस फैमिली के पास में ना कितने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट और कितने पावरफुल कोरियोग्राफी वाले हैं। गार्ड बोल रहा होता है, हमारी कंट्री में कहा जाता है कि सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ना चैन बदाव है, और सबसे पावरफुल लिटरेचर मिस्टर वैन किनशान। भले ही लोगों को लग रहा हो कि लिखी हुई ना सिंपल सी नोट्स है, लेकिन ये डेथ नोट्स है ना, कम नहीं है। कितने सारे ऐसे एनिमीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इनकी लिखावट देख के भाग जाते हैं। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मास्टर वैन की कोरियोग्राफी देख के ना वो बंदा नहीं टिक पाएगा और पक्का से अपने घुटनों पे आ जाएगा। जूटिन बोल रही होती है, डैड मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। वैन किनशान बोल रहे होते हैं, हाँ पर अपना ख्याल रखना। जूटिन को देखते हुए नीचे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते, सच में यंग मिस तो काफी ज्यादा प्रिटी है, ऐसे इनको सिटी की नंबर 1 ब्यूटी नहीं कहा जाता। यंग मास्टर चन्नी की किस्मत तो काफी अच्छी है जो कि ऐसी कमाल की ब्यूटी से शादी कर रही है। वही जूटिन सोच रही होती है, पूरा का पूरा इवेंट ही बर्बाद हो चुका है और तकरीबन 50 लोग ना माँ खा के नीचे गिरे हुए हैं। हाइडोंग में ऐसा भी कौन आ गया जो कि चैन फैमिली की हालत कितनी खराब कर सकता है। तभी वो डीजे को देखते हुए काफी छोड़ आती है। जूटिंग बोल रही होती है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक में 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जूटिंग बता रही होती है 2 साल पहले उसके डैड और वो गए थे ओवरसीज कुछ काम की वजह से, लेकिन जिन लोगों से वो बिजनेस डील कर रहे थे ना, वो लोग बहुत ही कमीने निकल गए और उन लोगों ने जूटिन और उसके डैड को किडनैप कर लिया। जूटिन के डैड तो पकड़े गए, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके जूटिन को वहाँ से भगा दिया। पर भागते भागते जूटिन उन लोगों के हाथों पकड़ी गई। जब वो लोग जूटिन को मारने ही वाले थे तभी वहाँ पर डीजे आ गया और बिना कुछ बोले एक सिंगल अटैक में उसे एनिमीज को खत्म कर दिया। जूटिन सोच रही होती है, उस दिन मुझे और मेरे डैड को बचाने के बाद में ना ये वहाँ से गायब हो गए थे, और भले ही हमने इनको कितना ही ढूंढने का ट्राई क्यों नहीं किया, लेकिन ये हमको नहीं मिले। मैंने लाइफ में बहुत सारे मैन देखे हैं, लेकिन जब से मैंने इनको देखा ना, उसके बाद से मुझे कोई भी मैन रियल मैन लगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हेटिंग को उठाते हुए गार्ड बोल रहा होता है, सेकंड रैंक मास्टर आप ठीक तो हो ना, थोड़ा ना सही से खड़े हो जाइए। देखिए जो आपके फियोंसे है ना, वो आपके पास में दौड़ती हुई आ रही है, उनके सामने अपना इंप्रेशन ना ठीक कर लीजिए। हेटिंग सोच रहा होता है, मैं जूटिन के पीछे ना कम से कम 5 साल से लगा हुआ हूँ, इसको बटाने के लिए मैंने क्या ट्राई नहीं कर लिया, पर कभी भी जूटिन ने ना मेरे सीधे मुंह बात तक नहीं करी। सभी लोग मुझे कहे थे ना कि मेरे को एरोगेंस दिखा रही है और ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, पर मेरा दिल जानता है कि मेरे सामने शर्माती थी, इसी वजह से मेरे को इग्नोर करती थी। इसी वजह से मैंने कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी। और आज देखो, जब इसने देखा कि मैं परेशानी में हूँ तो मेरी तरफ कैसे दौड़ते हुए पागलों की तरह आ रही है। मुझे पता था कि मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है और जूटिन मेरे प्यार को समझेगी। मेरी जान जूटिन, मैंने तुम्हारे लिए बाहें फैला दी है। तुमने मेरे को जब तक इग्नोर किया ना, उसकी वजह से मैंने दुनिया के कितने तरह सुने होंगे। तुम्हें पता है 4 लोगों के मुंह से मैंने कितनी बातें सुनी है। वो 4 लोग ना मुझे जूटिन का कुत्ता याद था कि जूटिन के पीछे फिरने वाले बोलते थे। 4 लोगों ने तो मुझसे ये तक बोल दिया कि तुम मुझसे नफरत करती हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उन 4 लोगों का मुंह ना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जिन 4 लोगों ने मेरे को ताने मारे हैं ना, वो सभी के सभी आँख खोल के देख लो। ये है मेरी और जूटिन की लव स्टोरी की शुरुआत। लेकिन तभी जूटिन हेटिंग को पार करते हुए डीजे कर जाती है। जूटिन बोल रही होती है, आखिर आप कहाँ पे थे इन 2 सालों में ना, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। सच में ये मेरी लाइफ का ना बेस्ट डे है, मैंने तुम्हें देख लिया। अगर आज तुम यहाँ पे नहीं आते ना, तो मेरी शादी एक ठरकी सुअर से हो जाती। तभी हेटिंग के जिंदगी के 4 लोग उसी लाइफ के अंदर फिर से एंट्री मार देते हैं। वो लोग बोल रहे होते, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा ना कि हमने अभी क्या क्या देखा है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, मैं तो हमेशा हेटिंग से बोला है कि मिस ना तुमसे प्यार नहीं करती। कोई इंसान किसी का 5 साल तक पीछा करे और लड़की फिर भी उस बंदे को मुंह न लगे तो उसे कोई इज्जत होती है क्या। आज हेटिंग को देख के ना सिर्फ और सिर्फ एक ही कहावत याद आ रही है कि उसको यहाँ पे सरेआम टोपी पहना दी गई। पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 लोग उसके बारे में बोलते थे, लेकिन अब तो उसके ऊपर जमानत थुकेगा। और देखो ना, कमाल की बात तो ये है कि जूटिन गले भी उस बंदे से लग रही है।
जो कि यहाँ पे पूरे के पूरे इवेंट को खराब कर रहा है। वही जो हिटिंग होता है वो रोते हुए बोल रहा होता है, झूठी आके तुमने ऐसा क्यों किया। डीजे सोच रहा होता है तो वही लड़की है ना जिसको मैंने 2 साल पहले बचाया था। हालांकि मैंने इसको उस टाइम पे सिर्फ यही सोच के बचाया था कि ये दिक्कत में है, लेकिन फिर मेरे को बाद में पता चला कि ये भी हाइडोंग से ही बिलोंग करती है। यहाँ तक कि मेरी बचपन की दोस्त है। बचपन में क्योंकि मेरे डैड ने हम लोग को छोड़ दिया था ना, इसी वजह से बाकी बच्चे हमसे काफी नफरत करते थे और वो हमेशा मेरी बहन और मुझे बुली किया करते थे। लेकिन वैन जूटिंग ऐसी लड़की थी ना जिसने हमेशा हम लोग को परेड करा। हमारा स्कूल टाइम ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता अगर हमारे साथ में जूटिंग नहीं होती तो। जूटिंग के साथ में मेरे बचपन की जितनी भी यादें है ना वो बहुत ही कमाल की है और लगता है कि वक्त आ चुका है कि जिन लोगों ने मेरे बचपन में हेल्प करी थी ना उन लोगों की हेल्प करी जाए। जूटिंग बोल रही होती है, क्या मैं आपको याद हूँ? आपको पता है अगर आप उस दिन नहीं आए होते ना तो मुझे और मेरे डैड को उसी दिन मार दिया गया होता। वैसे आप वैसे भी कहाँ रहते हो जिसकी वजह से आपको कभी ढूंढ ही नहीं पाई, और उस दिन हम लोग को बचाने के बाद आप वहाँ से गायब हो गए थे। आपने हम लोगों से बात तक नहीं करी। मेरा नाम वैन जूटिंग है, आप मेरे को जूटिंग बुला सकते हो। क्या आप मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है? डीजे बोल रहा होता है, मेरा नाम है डुआन झैंग। डीजे सोच रहा होता है डुआन झैंग मेरा वो नाम है जो कि मुझे मिलिट्री में जाने के बाद में मिला था। बचपन में मेरा नाम ना डुआन नुकिंग था। जिस मिस्टीरियस मास्टर ने हम लोग को बचाया था ना उसने हमें बोला कि डुआन नुकिंग नाम का बंदा ना जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, इसी वजह से उसने मेरा नाम चेंज कर दिया और मिलिट्री में जाने के बाद में सभी लोग मुझे शॉर्ट फॉर्म में डीजे डीजे बोलने लग गए। अगर मैं यहाँ पे जूटिंग को अपना रियल नेम बता देता हूँ तो मेरे को पहचान लेगी, लेकिन अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने से पहले मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता। जूटिन बोल रही होती आपका फैमिली नेम डुआन है? आपको पता है बचपन में ना मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका भी फैमिली नेम डुआन ही था, पर ये बहुत ही बुरा हुआ कि वो भी गायब हो गया। ना जाने कितने साल हो गए उसको देखे हुए। डीजे बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर किस्मत में लिखा होगा तो तुम लोग फिर से मिलोगे। जैसे कि देखो हम लोग यहाँ पे आज मिल गए। वहीं 5th फ्लोर पे हम देखते हुए भी एल्डर से बातें कर रहे होते हैं। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर वैन अपना सच में बहुत ही कमाल के हो। पहले नीचे से ना कितनी खतरनाक आवाजें आ रही थी और बहुत ही फाइट भी हो रही थी, लेकिन आपकी भेजी गई कोरियोग्राफी ने ना सब कुछ शांत कर दिया। आप ऐसा एक्सपर्ट ना साल में सिर्फ एक ही बार होता है। सुसु बोल रही होती है मिस्टर वैन आपकी फैमिली में शादी कराना ना हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। उम्मीद है कि शादी से ना दोनों ही फैमिलीज का बहुत ही फायदा होगा। तभी बाकी दोनों बंदे बोल रहे होते हैं क्या हम लोग को नहीं चलना चाहिए क्या? अगर सब कुछ ठीक हो चुका है तो हमें एंगेजमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। तभी वहाँ पे गार्ड आते हुए बोल रहा होता है मिस्टर वैन नीचे ना चीजें काफी खराब हो चुकी है। मिस्टर वैन बोल रहे होते हैं रुको रुको मैं गैस करता हूँ क्या हुआ होगा। उस बंदे ने मेरी कोरियोग्राफी को देखते हुए पहचान लिया होगा कि वो मेरा काम है और उसे पता चल गया होगा कि मेरी जो कोरियोग्राफी है ना वो कितनी महंगी है, तो वो पक्का से एक कोरियोग्राफी और मांग रहा होगा। अरे उससे बोल दो कि वो लालच ना करे, उसे एक कोरियोग्राफी मिल गई यही बहुत है। गार्ड बोल रहा होता है नहीं मिस्टर वैन आपने ना बिल्कुल गलत गैस करा है। असल में हमारे मिस फैंग की वजह से ना सभी लोग हमें काफी सही बातें बना रहे हैं। वैन के इंसान बोल रहा होता है कि तुम मुझे बातें बताने क्यों आए हो? अब जूटिंग और यमस्टर चैन दोनों ही एडल्ट लोग हैं। उन लोगों के एंगेजमेंट तक उन लोगों को जो भी कुछ करना है उन लोगों को करने दो, और लोगों का क्या वो तो बातें बनाते रहेंगे। इन लोगों की जल्दी एंगेजमेंट होने वाली है तो इन लोगों को जो भी कुछ करना है करने दो। सुसु बोल रही होती है सच में मैं तो बहुत ही खुश हूँ, हमारे बच्चे अपनी फीलिंग्स को ना पब्लिकली रोक नहीं पा रहे। फ्यूचर में इन लोगों का कपल ना पक्का से बहुत अच्छा बनेगा। तभी वो गार्ड वैन के इंसान को खींचते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं ये बात ना सभी के सामने नहीं बोल सकता। मिस्टर वैन आपने मेरे साथ में आइए, तब जाके आपको पता चलेगा कि नीचे क्या चल रहा है। जब वैन के इंसान बालकनी से नीचे देखता है तो वो काफी ज्यादा शोर आता है। किंशान बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। बाहर आते हुए सुसु बोल रही होती है क्या मेरे नेफ्यू ने कुछ गलत कर दिया क्या? अगर उसने कुछ ज्यादा कर दिया है ना तो उसको माफ कर दीजिएगा। सुसु सोच रही होती है सच में ये बच्चा ना बहुत ही बड़ी दिक्कत है, इसे जो भी कुछ करना था एंगेजमेंट के बाद कर लेता, पब्लिकली कुछ भी करने की क्या जरूरत थी। लेकिन तभी वो बालकनी से देखती है जूटिंग और डीजे को साथ में। शॉक्ड होते हुए सुसु बोल रही होती है ये क्या चल रहा है और आखिर ये बंदा कौन है? मिस्टर वैन मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए। आपकी बेटी सरेआम किसी से गले लग रही है, आज उसके एंगेजमेंट का दिन है, कहीं वो भूल तो नहीं गई ना? उसकी इस हरकत की वजह से हमारी फैमिली की क्या रिस्पेक्ट बच जाएगी। वैन किंशान बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता कि वो बंदा कौन है और आखिर नीचे चल क्या रहा है। किंशान सोच रहा होता है कब से मैं यहाँ पे इन सभी के सामने अपनी कोरियोग्राफी के बारे में फेंक रहा था, पर यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ही उल्टा हो गया जैसे कि मैंने इमेजिन किया था। मुझे कभी भी जुटिन कोनन की फैमिली में शादी करने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था। हम लोगों ने पहले एक बंदे को ऑफेंड कर रखा था और दूसरे बंदे को भी ऑफेंड कर दिया। जुटिंग बोल रही होती है जो भी कुछ चल रहा है ना उसको जल्दी बंद कराइए, वरना मुझे सिस्टर और बदन लोग को ना कॉल करना होगा, और अगर ऐसा कुछ भी करना पड़ा तो आप लोग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। किंशान बोल रहा होता है एक सेकंड रुकिए, पहले हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट तो कर लेते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अपनी बेटे के कैरेक्टर के बारे में ना मैं काफी तरीके जानता हूँ, अगर वो यहाँ पे पब्लिकली कुछ कर रही है ना तो पक्का से इसका कुछ ना कुछ तो मीन बनता होगा। मैं जाके देखता हूँ ना कि ये कौन है और चल क्या रहा है। फिर नीचे आते हुए किंशान बोल रहे होते जुटिन आखिर तुम्हें क्या कर रही हो?
क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं? वही जूटिंग बोल रही होती है, डैड क्या आप भूल गए? ये वही सेवियर है जिसने कि हम लोग की जान बचाई थी। ये बहुत जल्दी वापस चले गए थे, इसी वजह से शायद से नहीं आपको याद नहीं। खुश होते हुए किंशान बोल रहा होता है, मुझे याद आ गया, यही हमारे सेवियर है ना? मिस्टर सेवियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। आपको पता नहीं होगा कि हम लोगों ने आपको ढूंढने के लिए ना कितनी मेहनत कही थी। वैसे जब मैं आपको पास से देख रहा हूँ ना तो मेरे को लग रहा है कि मैंने आपको कहीं ना कहीं तो देख रखा है। जूटिंग बोल रही होती है, डैड आपको पता है मुझे भी इनको देख के लगा था ना कि मैंने इनको कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन हमको ना गलतफहमी हो रही है। ये डुआन वुकिंग नहीं बल्कि डुआन झेंग है। डीजे बोल रहा होता है, वैसे मुझे डीजे के नाम से जाना जाता है। डीजे सोच रहा होता है, अंकल वैन को तो मैं याद होऊंगा ही ना। बचपन में ना मैं हमेशा इनके घर पे खेलने के लिए जाया करता था, और अगर सच कहूँ तो ये बहुत ही बढ़िया इंसान है। इन्होंने मेरी और मेरी बहन की ना बहुत ही हेल्प करी है। ये जान के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने उस दिन गलती से भी ना इन लोगों की जान बचाई थी। चैन बोल रहा होता है, आंटी आपको ना मेरी हेल्प करनी होगी। आपको नहीं पता कि ये बंदा ना कितना बड़ा कमीना है। कब से मेरी मॉम का नाम लिए जा रहा है और हम लोग को पीटे जा रहा है। एल्डर वोगान भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए। सुसु बोल रही होती है, मेरे बच्चे तो ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि चैन फैमिली के टेरिटरी में रहते हुए हम लोग को ऑफेंड करके निकल जाए। और तुम तो चैन बदाओ के बेटे हो। अभी मैं इसको दिखाती हूँ कि चैन बदाओ के बेटे को ऑफेंड करने का क्या मतलब होता है। वैन किंसा, मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर ये बंदा है कौन और आखिर तुम लोग का इससे क्या रिश्ता है। अगर हम लोग को पहले पता होता ना कि तुम्हारी बेटी किस टाइप की लड़की है तो हम कभी रिश्ता करते ही नहीं। वैन किंशान बोल रहे होते, अपने औकात में रह के बात करो, मेरी बेटी के बारे में ना संभल के बोलना। सुसु बोल रही होती, अभी मैंने ज्यादा बोला कहाँ है, अब तो बोलना स्टार्ट करूंगी। तुम भले एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ना एक बहुत ही घटिया लड़की है जिसकी एंगेजमेंट में ना अभी उसका आज सिखा रखा है। और ये सब कुछ देखने के बाद में ना मैं एंगेजमेंट को अभी कभी तोड़ती हूँ। हम लोगों ने तुम्हें जो ही ब्राइड प्राइस दी थी ना उसका 10 गुना अभी कभी वापस करो। गाज फटाफट से आगे बढ़ो और इन सभी को इनके घुटनों में बैठा के ना इमामी मंगवाओ। आज इनमें से कोई भी सही सलामत वापस जाना चाहिए। जूटिंग बोल रही होती, आंटी आप ना बहुत ही बुरी हो, आखिर आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तभी डीजे बोल रहा होता है, तुम पीछे रहो, इन कुत्तों को ना इंसान की भाषा समझ में नहीं आती। अगर इनसे बात करनी है ना तो हाथ की भाषा यूज करनी पड़ेगी। सुसु बोल रही होती है, अच्छा तुम अपने हाथों की भाषा को यूज करोगे। मिस्टर वेस्ट फटाफट से आइए और इन सभी लोगों की इनकी औकात दिखा दीजिए। वेस्ट वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है, मैं यहीं पे था और मैंने यहाँ पे सब कुछ होते हुए देखा भी है। जूटिंग बोल रही होती है, इस बंदे का नाम ना वेस्ट विंग है और ये चैन बदाओ के अंडर में काम करने वाला एक बहुत ही पावरफुल मसल आर्टिस्ट है। आपको पता है इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ना काफी सारे खतरनाक काम कर रखे हैं। एल्डर मोगान इस बंदे के ना 3 पंच को भी नहीं समझ सकते, तो प्लीज थोड़ा केयरफुल रहेगा। हेटिंग बोल रहा होता है, मिस्टर वेस्ट अपना प्लीज को मारेगा मत, मुझे इस कमीने को टॉर्चर करना है। इस कमीने को फील कराना है कि इसने यहाँ पे आके ना कितनी बड़ी गलती करी है। हेटिंग सोच रहा होता है, मेरी फियोंसे को इसे सभी के सामने मुंह से छीन के मुझे ह्यूमिलेट करा, अब इस कमीने को ना इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। एल्डर मोगान भी बोल रहे होते हैं, मिस्टर वेस्ट आप ना प्लीज मेरा रिवेंज लेने में मेरी हेल्प करिए, मुझे इस कमीने लड़के को मरा हुआ देखना है। मिस्टर वेस्ट बोल रहे होते हैं, लड़के तुम ना कहीं से मेरी बराबरी के नहीं हो, मैं तुम्हें सोचने के लिए पूरा 30 सेकंड दे रहा हूँ, या फिर अपने घुटनों पे आके माफी मांगो या फिर मर जाओ। शुआंग बोल रही होती है, कुतिया कहेगी, इस लड़के के पिटने के बाद मैं देखती हूँ कि तू क्या ही कर लेती है। हेटिंग बोल रहा होता है, मैं भी ना 5 साल से गलत लड़के के पीछे था, अगर तुम लोग मारे गए ना तो तुम लोग के लिए अच्छा ही होगा। अगर तुम लोग यहाँ पे अपने घुटनों पे आ गए तो मैं तुम्हें जिंदगी में अपना कुत्ता बना के रखूंगा, स्पेशली इस कमीनी लड़की को। मेरे सामने इतना कोल्ड बनती थी जैसे कि कितनी ज्यादा प्राइडफुल लड़की है, और आज जाके पता चल रहा है कि तो कहीं भी मुंह मार लेती है। जूटिंग बोल रही होती है, हेटिंग अगर मैं सच बोलूं तो मैंने तुम्हें जिंदगी में ना कभी भी पसंद नहीं करा, और तुम्हें तो कुछ है भी नहीं पसंद करने लायक। मैं तुम्हें ये भी नहीं बोल सकती कि तुम बेटर डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम तो कोई लड़की तक डिजर्व नहीं करते। हेटिंग बोल रहा होता है, अभी तो तुम्हारे अंदर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, अब जबकि तुम्हारे साथ में लड़का आ चुका है तो तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा बोलने की हिम्मत आ गई है। हेटिंग के गाल पे हाथ रखते हुए डीजे बोल रहा होता है, वैसे अगर सच बोलो ना तो तेरी भी आवाज तभी निकली जब तेरे एल्डर सामने आए, उससे पहले तेरी आवाज सुनाई दे रही थी। तो क्या तेरे बैकअप में लोग आते हैं तभी तू बोलना स्टार्ट करता है, तेरे अंदर दम नहीं है क्या? और वैसे मैंने कहा था ना कि मुझे पोमेग्रेनेट खाने हैं, तो फिर आके मेरे पोमेग्रेनेट कहाँ है? हेटिंग बोल रहा होता है, मिस्टर वेस्ट देखिए बंदा मुझे फिर से पसंद कर रहा है। तभी मिस्टर वेस्ट बोल रहे होते, यंग मैन क्या तुम अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा थक गए हो क्या? मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने उस मौके को ठुकरा दिया, अब तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करने वाला हूँ। डीजे बोल रहा होता है, जो भी करना है फटाफट से करो, क्योंकि मेरे पास तुम लोग के साथ वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है।
वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीजे के पावर यूज करने की वजह से हेटिंग दूर जाके गिरता है। वही मिस्टर वेस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। सारे गार्ड्स खुश होते हुए बोल रहे होते हैं फाइनली मिस्टर वेस्ट ना अटैक करेंगे, अब भले ही कुछ भी हो जाए लड़का नहीं बचने वाला। मोगान भी बोल रहा होता है मिस्टर वेस्ट के अटैक से तो मैं नहीं बच सकता, तो फिर आखिर ये क्या बचेगा। इसको अब पता चलेगा कि इसको चैन फैमिली के अंदर नहीं आना चाहिए था। वही सुसु बोल रही होती है कभी कभी मुझे लगता है कि सिस्टर ने इस फैमिली के अंदर शादी करके ना बहुत अच्छा काम किया है। इतने पावरफुल मास्टर कौन सी फैमिली में मिलते। वैन जूटिंग सोच रही होती है मुझे पता है कि मिस्टर डीजे ना बहुत ही पावरफुल फाइटर है, पर इनका जो ओपोनेंट है ना वो बहुत ही खतरनाक और रूथलेस है। प्लीज गॉड इनको प्रोटेक्ट करना। वही मिस्टर वेस्ट बोल रहे होते अगर तुमने सरेंडर कर दिया होता ना तुम बच गए होते, अब बेकारी तुम्हें इस खतरनाक अटैक के बाद में ना मारे जाओगे। तभी जो मिस्टर वेस्ट होते हैं वो डीजे के पास में एक टोकन को नोटिस करते हैं। मिस्टर वेस्ट सोच रहे होते हैं तो वॉर कमांडर का बैच है। मुझे याद है एक बार लॉन्गडी सिटी को वापस हासिल करने के लिए बहुत ही पावरफुल वॉर हुई थी, जिसके अंदर पूरे के पूरे 1 लाख सोल्जर ने हिस्सा लिया था। बैटल के अंदर सोल्जर्स को कमांड करने के लिए कुछ जनरल्स की जरूरत थी और जितने भी जनरल्स थे ना उन सभी को बेचे दिए जाते थे। मैंने भी जनरल बनने के लिए टेस्ट दिए थे, पर अफसोस की बात तो ये है कि जब पहला राउंड हुआ था ना मैं उसी के अंदर फेल हो गया था और जो कंट्री के टॉप फाइटर्स है ना वो जाके उसके अंदर सेलेक्ट हो पाए थे। ये मिलिट्री की तरफ से प्रोवाइड कराई गई हाईएस्ट अथॉरिटी थी। कंट्री के जितने भी पावरफुल बंदे थे ना उन सभी को अपने लिए एक बैच चाहिए था, क्योंकि जिस बंदे के पास में बैच होगा ना उसके पास में खुद की अपनी एक आर्मी होगी। और ये बैच डिवाइडेड थे बहुत सारे रैंक में, जैसे कि आयरन जो कि सबसे छोटा लेवल था, और उसके बाद में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड बैच भी थे। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वाला बैच था ना वो था विंग वाला बैच। और कहते हैं कि पूरे वॉर के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के पास में ये बैच आ पाया था। जिसके पास में ये बैच होगा उसके पास में खुद की अपनी 1 लाख की आर्मी होगी, और उस बंदे की पावर को ना कंट्री में कोई मैच नहीं कर सकता, भले ही कोई बंदा कितना ही बड़ा तुरंग खान क्यों ना हो। इस बच्चे के पास में भी एक बैच है, लेकिन मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो मिलिट्री द्वारा प्रोवाइडेड नहीं है। इसने पक्का से अपने लिए फर्स्ट को भी बनाई होगी। जिस टेस्ट को मैं पास नहीं कर पाता उस टेस्ट को ये बच्चा कैसे पास कर लेगा। आजकल के बच्चे टफ दिखने के लिए ना अपने पास में काफी सारी चीजें रखते हैं, लेकिन तभी डीजे मिस्टर वेस्ट के अटैक को डॉज कर लेता है और हेटिंग के पास में आते हुए बोल रहा होता है मेरा पोमोग्रेनेट कहाँ है। कुत्ते के बच्चे, मैंने तेरे से सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए कहा था और तू वो काम भी नहीं कर पाया। तभी मिस्टर वेस्ट आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते तुम डेथ के इतने करीब खड़े हो और उसके बाद भी तुम एरोगेंट बन रहे हो। लड़के इतने भी एरोगेंट मत बनो कि तुम्हें मरने के बाद मेरा दफन होने के लिए जमीन तक ना मिले। लेकिन जब डीजे मुड़ता है तो हम देखते हैं उसका जो बैच होता है वो क्लियरली दिख जाता है और मिस्टर वेस्ट का अटैक डीजे के बेतों को पार नहीं कर पाता। मिस्टर वेस्ट बोल रहे होते लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये जो शील्ड है ना कोई नॉर्मल शील्ड नहीं है, बल्कि ये लेजेंडरी बॉडी शील्ड है जो कि बहुत ही कम फाइटर्स आज तक हासिल कर पाए हैं। और अगर इस बंदे के पास में इतनी कमाल की शील्ड है ना, इसका मतलब इसका बैच भी असली है। एक ऐसा बैच जिसके ऊपर विंग्स बने हुए हैं और ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेजेंट है और वो इस बंदे के पास में है। इसका मतलब एक रियली शो करता है ना कि ये और कोई नहीं बल्कि वॉर गॉड है। अपने घुटनों पे आते हुए मिस्टर वेस्ट बोल रहे होते वॉर गॉड डीजे मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी आइडिया होता ना कि ये आप हो तो मैं कभी भी अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। मिस सुसु बोल रही होती है मिस्टर वेस्ट को क्या हुआ, लगता है कि वो घायल हो चुके हैं, फटाफट से एम्बुलेंस को बुलाओ। चिल्लाते हुए हेटिंग बोल रहा होता है कि तुम लोग खड़े क्या हो, फटाफट से एम्बुलेंस को बुलाओ। मिस्टर हेटिंग हमारी आखिरी होप है, जब तक डैड यहाँ पे नहीं आते ना इनके अलावा हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जुआनी बोल रही होती है 1 सेकंड रुको, मैं अभी मेडिसिन लेके आती हूँ। डॉक्टर वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर वेस्ट अपना सिर्फ 1 सेकंड के लिए वेट करिए, हम अभी आपके लिए दवाई लेके आते हैं। हेटिंग बोल रहा होता है इनको देख के लग रहा है ना कि इनको हार्ट अटैक आ चुका है, इसी वजह से अपने घुटनों पे आ गए। जल्दी करो, इनको ना कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाहर एम्बुलेंस आ चुकी है, पहले इनको दवाई दे दो उसके बाद में इनको एम्बुलेंस पे लेके चलो। शेंगुआन सुसु सोच रही होती है सच में हमारा हेटिंग ना बड़ा हो चुका है, इसने सब कुछ जल्दी एनालाइज कर लिया ना और ये सब कुछ सही तरीके से हैंडल भी कर रहा है। सच में ये फ्यूचर में कुछ बहुत ही बड़ा करेगा। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मिस्टर वेस्ट अपना बिल्कुल ही पैनिक मत करो, मैं आपको बचाने के लिए आ गया हूँ। वही गुस्से में उड़ते हुए मिस्टर वेस्ट उन सभी को थप्पड़ मार देता है। हेटिंग बोल रहा होता है मिस्टर वेस्ट क्या हुआ, ज्यादा पेन हो रहा है क्या, टेंशन मत लो आप बच जाओगे, मैं हूँ ना। तभी मिस्टर वेस्ट हेटिंग को थप्पड़ मार देते हैं। मिस्टर वेस्ट बोल रहे होते बेवकूफ के बच्चे, क्या तुझे मेरे को देख के लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आया हुआ है। पता है गधा होता है ना उसके पास भी तेज ज्यादा दिमाग होता है। मिस्टर वेस्ट सोच रहे होते चैन बदाओ ना एक बहुत ही ब्रिलियंट मार्शल आर्टिस्ट है, उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर रखा है, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतने कमाल का जीनियस का बेटा इतना बेवकूफ हो सकता है। हर एक चीज में ना ये बंदा खराब ही है, भले ही वो मार्शल आर्ट की बात हो या फिर इंटेलिजेंस की। सुसु बोल रही होती है मिस्टर वेस्ट लगता है ना कि आपका दिमाग खराब हो चुका है, आपकी हिम्मत कैसे मेरे नेफ्यू को थप्पड़ मारने की। मिस्टर वेस्ट बोल रहे होते तुम लोगों ने तो मेरे को मरवाने का इंतजाम कर रखा था, वो तो सिवा कि मैं वक्त पे समझ गया और मैं अपने घुटनों पे आ गया, वरना अभी तक ना मेरी लाश हमें पड़ी होती। मिस्टर वेस्ट सोच रहे होते आखिर जो ये शेंगुआन है ये किचे ही कांटा खाती है जो कि इसके दिमाग तक में रोटी भर गई है।
मैं इन लोगों को एरोगेंस नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं इन लोगों को इशारे कर रहा हूँ कि ये वॉर गॉड है, इनके सामने घुटने टेक दो, इनसे भिड़ो मत। पर ये बेवकूफ औरत अपना एरोगेंस दिखाई जा रही है। इन्हें नहीं पता कि इन लोगों ने इनके सामने घुटने नहीं टेके तो ये बंदा 2 मिनट में इन लोगों को मार के चला जाएगा। पर लगता है कि इन लोगों को हिंट देने का ना कोई फायदा ही नहीं है। ये सभी के सभी बेवकूफी है, मरने के ही काबिल है। सुसु बोल रही होती है, तुम एक छोटे मोटे नौकर हो जो कि मेरे बधाई लोगों के अंडर में रह के यहाँ तक पहुँचा है, और अब तो मेरे सामने बकवास करेगा। तभी मिस्टर वेस्ट आगे बढ़ते सुसु को थप्पड़ मार देते हैं। खड़े होते हुए सुसु बोल रही होती है, सिक्योरिटी गार्ड आके तुम लोग कहाँ पे हो? ये बूढ़ा पागल हो चुका है, इसको फटाफट से पकड़ो। तभी मिस्टर वेस्ट फिर से आगे बढ़ते सुसु को थप्पड़ मार देते हैं। सुसु की पिटाई करते हुए मिस्टर वेस्ट सोच रहे होते हैं, मैं मानता हूँ कि चैन बताओ ना बहुत ही खतरनाक इंसान है, पर उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ हार्डुंग सिटी के अंदर है। गॉड ऑफ वॉर के सामने ना वो कुछ भी नहीं है। जिस बंदे के पास में खुद की 1 लाख की आर्मी है, उस बंदे से भिड़ना ना बहुत ही बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर अटैक कर दिया है, हो सकता है कि इनको इस चीज का बहुत ही बुरा लग जाए। मैं अपनी इस गलती का पूरा गुस्सा ना इसका मैंने सुसु के ऊपर उतारूंगा। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं कभी भी इतने पावरफुल इंसान को ऑफेंड ही नहीं करता। सुसु बोल रही होती है, वेस्ट विंड तुमने ना बहुत ही गलत करा। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने एक यंग बच्चे से हाथ मिला के ना कितनी बड़ी गलती करी है। बाद में मैं तुम्हें उस लड़के को काट के ना कुत्तों को खिलाऊंगी। मेरी सिस्टर को आने दो, उसके बाद में देखो कि मैं तुम लोग के साथ में क्या करती हूँ। तभी हम देते जनरल टैंक अंदर आगे होते हैं। जनरल टैंक बोल रहे होते, अच्छा तुम मेरे वॉर गॉड को कुत्तों खिलाओगी? सुसु बोल रही होती, आखिर तुम हो कौन पहले ये बताओ, और आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तभी सुसु को टांगते हुए जनरल टैंक बोल रहे होते, तुम सिर्फ और सिर्फ ये याद रख लो, जो भी मेरे लॉर्ड को बुरा बोलता है ना, मैं उसकी मौत बन के आता हूँ। फिर वो सुसु को कपड़े की तरह उठा उठा के पटकना स्टार्ट कर देता है। घायल सुसु बोल रही होती है, प्लीज मेरी जान को बख्श दो। लेकिन तभी टैंक उसके ऊपर एक और बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। टैंक बोल रहा होता है, लॉर्ड मैंने सेमेट्री पे ना कुछ खास बंदों को खड़ा कर दिया है, और वो सेमेट्री पूरी तरीके से सेफ है। मैं देखने के लिए आया था कि यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना। डीजे बोल रहा होता है, देखो ये बैटलफील्ड नहीं है, यहाँ पे इतने रूथलेस मत बनो। देखो तुमने यहाँ पे नलन की बहन को ना उठा उठा के कपड़े की तरह पटक दिया, ऐसा मत करो, लोग डर जाएंगे। जनरल टैंक बोल रहे होते, तुम सभी ना मेरे लॉर्ड के सामने कुत्ते से बढ़ के और कुछ नहीं हो, और कुत्ते अपने 2 पाँव पे तो खड़े नहीं होते ना। फटाफट से अपने 4 पाँव पे आओ, वरना मेरा ये हेमना तुम तक पहुँच जाएगा। अपने घुटनों पे आते हुए मिस्टर वेस्ट बोल रहे होते, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इनका एक नॉर्मल साथी इतना पावरफुल हो सकता है। जो है मैं इन्होंने सुसु को मारा, वो है मैं मेरे को ही पड़ा होता ना तो पक्का से मैं ही मर जाता। अच्छा हुआ कि वक्त रहते हुए मैंने खुद को रोक लिया, वरना अभी तक मैं कब का मारा गया होता। एक एक करके वापस जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी अपने अपने घुटनों पे आगे होते हैं। हेटिंग बोल रहा होता है, प्लीज मुझे मत मारो, तुम यहाँ पे जो भी कुछ बोलोगे मैं वो सब करूँगा। डीजे बोल रहा होता है, तो फिर मैंने जो कहा था अभी तक तूने वो किया क्यों नहीं? अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तभी हेटिंग बोलता है, फटाफट से वो पोमोग्रेनेट लेके आओ जो कि तुम लोगों ने रखा था। फिर वो पोमोग्रेनेट देते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ करेगा, ये लीजिए आपका पोमोग्रेनेट। डीजे बोल रहा होता है, मेरी बहन को नहीं काफी पसंद आएगा। हेटिंग बोल रहा होता है, मैंने आपको पोमोग्रेनेट दे दिया है, देखिए अभी जो मेरे मॉम डैड है ना वो अब्रॉड गए हुए हैं, क्या उनसे मिलने के लिए आप बाद में आ सकते हो? डीजे बोल रहा होता है, तुम्हारी मॉम यहाँ पे नहीं है ना, तो ये पत्थर अपनी मॉम को दे देना और बोल देना कि मैं उसकी फैमिली को 1 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं उस पत्थर की वजह से हेटिंग के पाँव टूट गए होते हैं। सुसु बोल रही होती है, लड़के तुमने आज नया पे बहुत कुछ किया है, इस बेइज्जती को मेरे बदले लोग कभी नहीं भूलेंगे, तुम बस वेट करो, जब वो वापस आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें खत्म करेंगे। डीजे बोल रहा होता है, सर मैं उन लोगों का वेट ही कर रहा हूँ, क्या वो लोग कब आएंगे, उनको मारने के लिए ना मुझसे वेट नहीं हो रहा, लेकिन शुरुआत में तुम्ही से कर देता हूँ। ये बोलते हुए लोग सुसु को मार के वहाँ से निकल गए होते हैं। आगे टैंक बोल रहा होता है, लॉर्ड हमारा अगला काम की बहन को ढूंढना है ना। डीजे बोल रहा होता है, हाँ हमें हमारी बहन वुशुआंग को ढूंढना है, वैसे मुझे पता है कि अभी वो कहाँ रहती है, इतने सालों बाद में फाइनली जाके मेरी मुलाकात उससे होगी। फिर जो डीजे होता है वो हार्डोंग मिडिल स्कूल आ गया होता है। डीजे सोच रहा होता है, हार्डोंग मिडिल स्कूल ना एक बहुत ही फेमस स्कूल है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिन लोगों ने अपने अपने स्कूल में टॉप किया हो। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी बहन एक टॉप स्टूडेंट है। मॉम के मरने के बाद में वुशुआंग को मेरी आंट लेके चली गई थी, लेकिन उस कमीने नाले ने मेरी आंटी तक को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट करवा दिया। इसी वजह से आंटी ने मेरी बहन को उनकी बेस्ट फ्रेंड को दे दिया और 10 साल से लॉन्ग फैमिली मेरी बहन को संभाल रहे हैं। उसका नाम अब लॉन्ग ईहान है। जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था ना तो वो बहुत ही छोटी सी थी और वो पक्का से बहुत ही बड़ी हो गई होगी। वही स्कूल के बाद कुछ बदमाश बंदे खड़े होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है, बता आपको पता है वो जो लड़की है ना ईहान, वो बहुत ही खूबसूरत है और उसका आज तक कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा, अगर वो आपके हाथ लग गए ना तो आपको पक्का से बहुत ही मजा आ जाएगा। उस बंदे का बॉस बोल रहा होता है, ईहान के बारे में ना ऐसी बातें मत करो, वैसे भी वो हमारे बॉस की फेवरेट है, हमें बस एक काम करना उसको पकड़ के बॉस तक पहुंचाना है। तुम्हें पता ना कि जो बता पॉप है उनको पता है कि हम उनकी लड़की को देख रहे हैं,
तो वो हमारे साथ में क्या करेंगे। दूसरे बंदे बोल रहे होते बिल हमसे बस बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं। बिल बोल रहा होता है याद रखना वो लड़की बाहर आने वाली है, जैसे उसके आसपास में कोई भी ना दिखे ना तो उसको पकड़ लेना, हमें अपना काम बहुत ही साइलेंटली करना है। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है बिल तुम्हें पता है हम लोगों ने ना ऑलरेडी सब कुछ मैनेज कर लिया है, उसके पैन से भी कैसे डील करनी है हम लोग को पता है। पॉप ने उसके पैन से डील करने के लिए ना हम लोग को पैसा दिया है, इस लड़की के साथ में सारा काम खत्म होने के बाद में ना हम पैसे देकर सब कुछ सेटल कर लेंगे। उस बंदे को थप्पड़ मारते हुए बिल बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि हम लोग को अपना काम काफी केयरफुली करना है, सबसे पहले तो जाके उस कार को हटवा, हम यहाँ से उस लड़की को किडनैप कर सकते हैं लेकिन वो कार बीच में आ रही है। तभी टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है लड़के अपनी कार को ना यहाँ से हटाओ, तुम्हारी कार की वजह से हमें अपने काम को करने में दिक्कतें आ रही है। डीए सोच रहा होता है भाई दोपहर में कोई किसी को किडनैप करने के बारे में क्या सोच सकता है, अब जबकि मैंने सब कुछ सुन लिया है तो जिसको भी किडनैप करने वाले है ना मैं उसको बचा के रहूंगा। चिल्लाते हुए टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है अपनी कार को साइड में कर, तेरी कार की वजह से हमें अपने काम को करने में दिक्कत आ रही है, क्या तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। बिल बोल रहा होता है क्या हुआ, क्या ये बंदा बात नहीं मान रहा क्या। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है ये बंदा ना बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, यहाँ तक कि जब मैंने इससे बोला ना कि अपनी कार को साइड में हटाए तो इसने मेरे को बोला कि छोटू जा चाय लेके आ, इसको क्या मैं चाय देने वाला लगता हूँ। तभी बिल बोल रहा होता है इसको चाय चाहिए, मैं एक काम करता हूँ मैं इसके लिए ना अभी गरम गरम पानी लेके आता हूँ। वो लोग अभी सब कुछ कर ही रहे होते तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। डीजे सोच रहा होता है मेरी बहन को पहचाना मेरे ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी मेरी आंट कहाँ पे है मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, और मेरी बहन को मैंने बचपन में देखा था, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो हमें पढ़ती है, कोई हमें बताने वाला ही नहीं क्या कि मेरी बहन उनमें से है कौन। तभी ईहान को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते बदर बिल ईहाना बाहर आ गई है, इसलिए को छोड़ो हमें अपना काम करना चाहिए। तभी बिल गर्म पानी को डीजे के कार के ऊपर फेंक देता है। ईहान और उसके दोस्त जब बाहर बातें करते हुए आ रहे होते हैं तभी नोटिस करते हैं गुंडों को। ईहान की दोस्त बोल रही होती लोग कुछ टाइम पहले तुम्हें परेशान कर रहे थे ना, देखो ये लोग फिर से आ गए, तुम सेफ रहना, एक काम करते टीचर को बुला के लेके आते हैं। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।